हेलो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स और चैप्टर है द सेल और लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 को थोड़ा लेट अपलोड किया जा रहा है, इसकी वजह कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं इसको अपलोड नहीं था कर पा रहा। एनीवे, आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैंने जो है वो स्पेशली कवर किया है क्योंकि हर साल जितने भी एग्ज़ाम हैं बायोलॉजी से रिलेटेड उनमें इस टॉपिक से कई तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने उन एमसीक्यूज को लेक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल की टाइप्स को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। बेटा, चूंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेल की टाइप्स के ऊपर है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स की टाइप्स हैं कितनी। तो वो है 3। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक, मीसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इंटरेस्टिंगली बहुत सारे बच्चों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का तो पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मीसोकैरियोटिक का नहीं पता होगा। ठीक है, अब इसलिए ये 3 चीजें यहाँ पर ऐड की गई हैं। तो बच्चे जब क्वेश्चन आता है कि सेल की टाइप्स कितनी है, तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिख आते हैं, यानी 2 टाइप्स होती हैं सेल्स की। नहीं, ये 3 होती हैं, प्रोकैरियोटिक, मीसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों टाइप्स हैं सेल्स की, ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, इसको आज हमने समझना है। थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख लेते हैं, आगे चल के हम इसको मजीद देखेंगे। तो यहाँ पर इनको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, यहाँ पर आप देखें, ये जो वर्ड है प्रोकैरियोटिक, इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। तो ये देखें, ये है प्रो मीन प्रिमिटिव, इनिशियल एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब है, ये वर्ड हमें क्या बताना चाह रहा है? इसका ये मतलब है कि ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर बाकायदा तौर पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और ना ही दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, कैसे? अब देखिए, ये है कोई प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये तो इसकी हो गई मेम्ब्रेन और ये जो है इसका डीएनए है। ठीक है, डीएनए तो आपको पता है हर तरह के सेल में मौजूद होगा। तो ये है इसका डीएनए। तो बेटा, साइंटिस्ट जब इस सेल को स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है। इसका जो डीएनए है ये फ्रीली इसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो है वो पड़ा हुआ है और किसी तरह की कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर नहीं कर रही। ठीक है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक है। प्रो मीन प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, यानी कि ये वो सेल्स हैं जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले बने हैं, यानी इससे पहले कि न्यूक्लियस बने, ये उससे पहले बने हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक हो गया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक तो इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और दूसरा इनके डीएनए के अंदर बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही इनके डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। आपको पता है ना कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोन की जगह कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जो इसकी डीएनए को स्टेबल रखते हैं। चलिए, वो तो हमारा बाद का टॉपिक है, हम उसको किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब बैक्टीरिया वाला कोई पोर्शन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल ये समझ लेते हैं कि इसका जो डीएनए है ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है और ना ही इनके डीएनए के बाहर किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियर बाउंड्री मौजूद है और ना ही दूसरे ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं। नाउ कम्स टू यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक जो है ये वो सेल्स हैं, ये देखें ना, यू मीन ट्रू एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, यानी कि ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर बाकायदा तौर पर न्यूक्लियस मौजूद है। तो बेटा यहाँ पर देखें, ये है इनका डीएनए। ठीक है, ये इसका डीएनए है। ठीक है, और इसके डीएनए को बाकायदा तौर पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती है। ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है इसके अंदर। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट और एडवांस सेल्स हैं और इनका जो डीएनए है इसके इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो देखें, इनके अंदर दो चीजें आ गई हैं, डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी और बाहर न्यूक्लियस भी है। ठीक है, तो इस तरह ये है यूकैरियोटिक सेल्स और ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब आपको मेसोकैरियोटिक सेल को समझने में आसानी होगी।
जिस बच्चे को इन चीजों का कॉन्सेप्ट है उसको मीजोकैरियोटिक की भी समझ लग जाएगी। अब देखते हैं मीजोकैरियोटिक सेल्स क्या है। देखिए मीजोकैरियोटिक सेल्स बेटा इनके बिटवीन आ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर, ठीक है, जिनके अंदर देखिए डीएनए है, ओके, डीएनए है, और डीएनए को बाहर से एक मेम्ब्रेन कवर करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करती है, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, तो फिर इसको यूकेरियोटिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको साइंटिस्ट यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर कैटेगराइज नहीं करते, ना ही वो इसको प्रोकैरियोटिक में कैटेगराइज करते हैं। तो समझ लेते हैं कि क्यों वो इसको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में कैटेगराइज नहीं करते। देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि इनके डीएनए के बाहर ये मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ओके। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसका डीपली स्टडी की इसको, ठीक है, तो देखा कि इनके डीएनए के अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन थी ही नहीं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सेल थे। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, तो इनको न्यूक्लियस तो नजर आया कि इन्होंने कहा कि ये यूकेरियोटिक है, लेकिन जैसे ही इन्होंने इसके डीएनए को स्टडी किया तो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं थी। इसलिए ना ही इसको प्रोकैरियोटिक में कैटेगराइज किया जा सकता था क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद था, और ना ही इसको यूकेरियोटिक में कैटेगराइज किया जा सकता था क्योंकि इनके अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं इनके डीएनए के अंदर। सो इस तरह ये इनकी बिटवीन आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास आती है वो है डायनोफ्लैजेलेट्स। जस्ट डायनोफ्लैजेलेट एल्गी जो है वो मीजोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स हैं। सो ये चीज जो है आपने मिस नहीं करनी। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें, बिल्कुल भी इसको रट्टा नहीं लगाना। ये नहीं देखना कि जो हम सेल की दो टाइप्स हैं बस, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, नहीं। ये जो बच्चे जो बॉटनी पढ़ेंगे, अब डायनोफ्लैजेलेट्स एल्गी को डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जैसी टर्म्स को नहीं स्टडी करना पड़ेगा, बल्कि आपको मीजोकैरियोटिक टर्म जो है इसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटिक सेल को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक बैक्टीरियम है, और इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखें इसकी जो सबसे आउटर कवरिंग है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल इसकी सबसे आउटर कवरिंग है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी है जिसको कैप्सूल कहते हैं। ये जेली लाइक आउटर कोटिंग है और बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती है सेल वॉल के बाहर, ठीक है। इसका काम प्रोटेक्शन है। एंड सेल वॉल के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर एक और लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा इसके सेल के साइटोप्लाज्म को जो है वो कवर करती है, इनक्लोज करती है, प्रोटेक्ट करती है, ओके, और चीजों की रेगुलेशन जो है, मटेरियल्स की रेगुलेशन को कंट्रोल करती है। एंड फिम्ब्री, फिम्ब्री ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी आउटग्रोथ्स हैं जो कि कुछ प्रोकैरियोट्स को जो है वो किसी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। और लोकोमोटरी बैक्टीरिया जो है, जो लोकोमोशन करते हैं, उनके अंदर इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला जो है ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, ऑर्गेनेली है सॉरी, जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। नाउ कम्स टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड को देखते हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। तो साइंटिस्ट बेटा जब किसी प्रोकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं कि इस सेल के अंदर जो है, ठीक है, ये देखिए ये है इसका सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है। यहाँ पर मैं ये बना लेता हूँ, देखिए ये सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये इसका सिंगल सर्कुलर डीएनए है। तो साइंटिस्ट देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द ये वाला एरिया जो है ये साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि थोड़ा सा लाइट है, साइटोप्लाज्म नहीं लग रहा होता ये, ठीक है। बाकी साइटोप्लाज्म जो है डार्क होगा, इसकी स्ट्रक्चर और होगी, लेकिन ये जो डीएनए के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है ये थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इसको साइंटिस्ट कहते हैं ये न्यूक्लियोइड है, दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये वो रीजन है जहां पर इसका डीएनए मौजूद होता है, और इसके इर्द गिर्द का रीजन जितना भी है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है, इसलिए इसको वो कहते हैं ये एक किस्म का न्यूक्लियस ही है। ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, एक किस्म का न्यूक्लियस है, ठीक है। ओके, एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखें जो राइबोसोम्स है ना, ये ऑर्गेनेल्स हैं, ये यूकेरियोटिक में भी होंगे, ये मीजोकैरियोटिक में भी होंगे, और ये जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी हैं, क्योंकि इनका काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो प्रोटीन तो हर तरह के सेल को चाहिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे मीजोकैरियोटिक है,
या वो यूकेरियोटिक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है हर सेल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप देखें ये वाली जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इमेज, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर ली गई है। और याद रखिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब भी हम चीजों को स्टडी करते हैं, सेल को स्टडी करते हैं, तो हमें कलर नजर नहीं आते, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब भी साइंटिस्ट किसी सेल को स्टडी करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो उनको वो ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है, उसकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट होती है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें हम वो जो ऑप्टिकल लेंस है उसकी बजाय कुछ स्पेशल लेंस जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस कहते हैं वो यूज करते हैं इसका सेल्स को स्टडी करने के लिए। एंड इनकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है ये बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, देख लीजिए उसकी वैल्यू कितनी मेरे अभी माइंड में नहीं है। और नॉल और रस्का जो है, नॉल और रस्का जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे किसी सेल को स्टडी करते हैं लाइक दिस वन, आप देखें इस सेल को जब स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो स्टेन तो यूज किया गया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को स्टडी किया जाता है तो नॉर्मल स्टेन नहीं यूज किया जाता, बल्कि एक खास किस्म का मेटेलिक स्टेन यूज करते हैं। वो स्टेन है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, नोट डाउन कर ले इसको, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इज ए मेटेलिक स्ट्रेन। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो है जरिए स्टडी करनी होती है सेल्स की, तो जो स्ट्रेन यूज किया जाता है वो है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, कोई दूसरा स्ट्रेन नहीं यूज हम कर सकते। और इसमें हम आम लाइट की बजाय, जो विजिबल लाइट है उसकी बजाय हम इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है उसको यूज करते हैं चीजों को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन बीम, और नॉर्मल स्ट्रेन की बजाय मेटालिक स्ट्रेन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और ऑप्टिकल लेंसेज की बजाय जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को यूज करते हैं, ताकि चीजों को बहुत ज्यादा जूम इन किया जा सके, सेल्स को बहुत ज्यादा जूम इन करके रिजॉल्व करके इसको जो है वो स्टडी किया जा सके। ठीक है, अब लिविंग सेल्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी नहीं कर सकते। लिविंग सेल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से स्टडी नहीं किया जा सकते। आपको पता है इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लाइट, वो बेटा बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। और आपको पता है जिसकी वेवलेंथ कम है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये इतनी हाई वेवलेंथ वाली जो है, इतनी हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, जब भी किसी सेल में से पास होंगी तो वो तो उसको उसी टाइम उड़ा देंगी। तो जिंदा सेल अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो उसी टाइम फट जाएगा, खराब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि लिविंग सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना। तो इसलिए सबसे पहले जो सेल हैं वो डेड होते हैं और उनको स्टेन किया जाता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से, ताकि उनको इजीली स्टडी किया जा सके। एनीवे, अब कन्वेंशनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब आप कहेंगे सर पहले तो आप बोल रहे थे कि 3 तरह के होते हैं। आपने यही चीजों को मैं बता रहा हूं कि नोट करना है, यही वो डिफरेंसेस हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखें ये वही एमसीक्यूज हैं जो मुख्तलिफ तरह से पूछे जाते हैं। मैंने उनको किस तरह से अरेंज किया है कि कन्वेंशनली, आप इस स्टेटमेंट को जस्ट गौर करें इसके ऊपर, कन्वेंशनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कन्वेंशनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए बेटा, सेल टाइप्स की अगर हम बात करें कि सेल की टाइप्स कितनी होती हैं, तो वो 3 हैं, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बेस पर देखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस की बेस पर, तो वो 2 तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब आप ये भी कहेंगे कि सर न्यूक्लियस तो उसमें भी था, लेकिन बेटा थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन ये आ जाती है कि जब साइंटिस्ट मेसोकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनको न्यूक्लियस तो नजर आता है, लेकिन जब उसको और जूम इन करके उसके डीएनए को स्टडी किया जाता है तो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती। तो इसलिए वो एक जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है इसको जो है वो कन्वेंशनली जो है न्यूक्लियस की बुनियाद पर सेल को 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स।
ये ये स्टेटमेंट की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो है वो जनरल सी स्टेटमेंट थी, जस्ट कि सेल की टाइप्स कितनी है, ठीक है। कन्वेंशनली न्यूक्लियस की बुनियाद पर सेल की टाइप्स कितनी है, वो दो हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इस तरह से आपने इन दोनों चीजों को लेके चलना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स तो बात हो चुकी है कि ये ऐसे सेल्स हैं जिनके डीएनए के बाहर बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जिनके डीएनए को न्यूक्लियर एनवलप कवर नहीं करता, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक हैं। और इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोट हैं इनके अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है और इनका किंगडम है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के अंदर तमाम तरह के प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद हैं और हर तरह के बैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारे के सारे किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि इसको प्रोकैरियोटिक कहते क्यों हैं, क्योंकि इनके सेल के अंदर जो इनका डीएनए है उस डीएनए को बाहर से किसी तरह की कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कवर नहीं करती। तो ये हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहां पर आप जरा देखें इस पिक्चर को, ये पिक्चर थोड़ा सा आपको और हेल्प करेगी समझने में, थोड़ी डिफरेंट है। अब देखें इसमें बेटा सबसे पहले देखें कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके बाहर एक बहुत प्रोटेक्ट एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के नीचे जो है वो एक और लेयर है जिसको सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के नीचे जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है इसके साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करती है, कवर करती है और चीजों को रेगुलेट करती है। और इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, बात हुई है कि राइबोसोम्स जो हैं इसको प्रोटीन्स बना के देते हैं और पीली जो है ये कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करते हैं और पिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आगे चल के जब हम जो प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पिली को भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और फिर फ्लैजेला है, ये वो बैक्टीरिया, ये वो प्रोकैरियोटिक सेल जो लोकोमोशन करते हैं उनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये फ्लैजेला यूकैरियोटिक के फ्लैजेला से डिफरेंट होता है और ये है उसका न्यूक्लियोइड रीजन जहां पर इसका डीएनए मौजूद है, ओके। और ये इसका साइटोप्लाज्म है जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो याद रखना आपने कि इसके बेटा डीएनए के अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए वो जो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो इनमें हिस्टोन की जगह जो है वो पॉलीअमाइन आई थिंक किस तरह का के केमिकल्स है, मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पॉली अमाइन ऑक्साइड ऐसे करके कोई केमिकल है, आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, वो होते हैं। और इसके अलावा ये जो इसके अंदर हिस्टोन मौजूद नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट को तो हमने देख लिया है अच्छे तरीके से, जितना उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी कर सकते थे ब्रीफली वो हमने देखा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको जितना आप देखेंगे तो ये उतना ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें ऐड होती जाएंगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल्स के अंदर बाकायदा तौर पर न्यूक्लियस मौजूद है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन आ जाता है, इसमें प्रोटिस्टा आ जाते हैं, इसमें प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। आपको पता है ना 5 किंगडम हैं, देयर आर 5 किंगडम। ये तो आपने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 5 किंगडम सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो मोनेरा के अंदर तो हर तरह के प्रोकैरियोट्स मौजूद हैं और रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम जो हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, ये सारे के सारे बेटा यूकैरियोट्स हैं और ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब इस पिक्चर पे जरा गौर करें, इस पिक्चर में आपको ये सेल जो है ये नजर आ रहा है, क्या ये प्लांट का है या एनिमल का है, थोड़ा सा जरा गौर करें और इसको समझे, वीडियो को पॉज करके। ये प्रैक्टिस है, आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि ये कौन सा सेल है। ये एक एनिमल सेल है, कैसे, एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल है बेटा। इसकी देखें यहाँ पर ये जो है इसका डीएनए है और ये पर्पल कलर का सारा जो है इसका न्यूक्लियस है, देखिए कितना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और इसके बीच में ये इसका डीएनए मौजूद है और इसमें ये देखें न्यूक्लियर पोर मौजूद हैं
जिनसे मटेरियल्स को रेगुलेट किया जाता है। और कहने का मतलब है कि इसका जो डीएनए है, इसके अंदर हिस्टोन भी है और इस डीएनए को इसके क्रोमोसोम को पूरी तरह से इसने क्या किया हुआ है, न्यूक्लियस ने कवर किया हुआ है। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो है वो हर तरह के जो है वो ऑर्गेनेलिज नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा एडवांस सेल्स है। अगर आप इसको बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लेटेस्ट और एडवांस है। तो ये है एक टिपिकल यूकेरियोटिक एनिमल सेल, ठीक है। और ये एनिमल सेल है क्योंकि इसके अंदर आप देखें आपको सेल वॉल नजर नहीं आ रही और ना ही इसमें किसी तरह का कोई क्लोरोप्लास्ट वगैरह मौजूद है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है, नोट भी करें, इसको खुद से ड्रॉ करने की भी कोशिश करें ताकि आपको ये याद हो जाए। अब द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स डिफर फंडामेंटली इन मैनी वेज। कुछ ये पॉइंट्स मैंने यहाँ ऐड किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों सेल बुनियादी तौर पर बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट टर्म सबसे पहले डॉट्रे जो है उसने प्रपोज की। नोट कर लें इसको कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म को सबसे पहले जो है वो प्रपोज किया डॉट्रे ने, और मीसोकैरियोट टर्म को प्रपोज किया डॉच ने। ये देखें, ये डॉट्रे और डॉच दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेल जब हम स्टडी करते हैं तो ये साइंटिस्ट बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि इन्होंने इन टर्म्स को प्रपोज किया है। एंड मीसोकैरियोटिक In mesokaryotic, the nuclear membrane present nucleus, but internally histone proteins are absent in DNA. Sorry, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, DNA है ये, which are required for chromosome formation. देखिए बेटा, mesokaryote में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अब आप देखिए बेटा, जरा ध्यान से आपने देखना है कि डीएनए जो है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी ये थोड़ा सा इसको लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ये देखिए डीएनए और हिस्टोन, हिस्टोन को जस्ट मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन। अब बेटा देखें क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा डीएनए के साथ जब हिस्टोन मिल जाती है तो इससे बनता है क्रोमैटिन। क्या बनता है? क्रोमैटिन बनता है। जब डीएनए और प्रोटीन्स जो है, हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं तो इनसे जो है वो क्रोमैटिन बनता है। और क्रोमैटिन आपको पता है कि जो है वो किस तरह की स्ट्रक्चर है, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको पहले लिख ही लेते हैं, क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है। इसको है ना, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है अभी, वो मैं इंशाल्लाह जल्दी वो अरेंज करूंगा, ठीक है। क्रोमैटिन नाउ अब देखिए डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिलाया जाए तो बनेगा क्रोमैटिन, जो कि लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, जब क्रोमैटिन को कंडेंस किया जाता है, ये कंडेंस हो जाए तो ये बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है, ये बन गया क्रोमोसोम। और आपको पता है कि क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कब होती है? बुनियादी तौर पर जब सेल ने डिवाइड होना होता है तब क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। वैसे सेल अगर नॉर्मली जो वो क्या जो फेज है उसकी जो इंटरफेज है उसमें क्रोमैटिन की फॉर्म ही होगा, लेकिन जैसे ही वो सेल डिवाइड करता है तो उसका क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा अब देखें कि क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के लिए हिस्टोन प्रोटीन का होना कितना जरूरी है। तो मीसोकैरियोटिक सेल जो हैं इनके डीएनए के अंदर बाकायदा तौर पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट एल्गी जो है ये ओनली मीसोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, ये जस्ट ओनली मीसोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें ये तमाम पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैंने इस लेक्चर को बहुत जो है वो प्रिसाइज करके यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर सकता था वो किए हैं टाइप्स ऑफ सेल के अंदर, ठीक है। तो इसको आप खुद भी स्टडी कीजिएगा, डिफरेंट रेफरेंसेस बुक हैं, मैं जल्द ही इनके लिंक्स भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक्स जो है अपने स्टडी करनी है, वहां से भी आप ये सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।